हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे आपको यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या फिर बिहार बोर्ड है। तो किसी भी बोर्ड के आपके क्लास 12 के अगर अकाउंटेंसी के एग्जाम्स होने वाले हैं तो उसके लिए आपकी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो में भी ऐसे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इससे पहले भी मैं इस वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें जो पार्टनरशिप है किसी पार्टनर का, पहले तो क्या होती है उसके बारे में, उसके अलावा कैसे कोई नया पार्टनर एंटर करता है, गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, रेशियोज जो निकाले जाते हैं, उन सब पर प्रीवियस वीडियोस आ चुकी हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, वो मोस्टली रहेंगे कि जो डेथ ऑफ ए पार्टनर, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अगर पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तब किस तरह से जो अकाउंट से उनको रखा जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि साझेदार की मृत्यु होती है तो वहां पर किस तरह से रेशियोज कौन कौन से निकाले जाएंगे, कैसे अकाउंट्स रखे जाएंगे, उससे रिलेटेड वीडियो आज की रहेगी। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साझेदार की मृत्यु पर उसकी देय राशि जमा की जाएगी। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी credited टू all partners capital accounts, remaining partners capital account, his executors account, government revenue account। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर साझेदार है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसको जो भी अमाउंट पे किया जाना था, राशि दी जानी थी, वो कहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी, किसके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। जो सभी साझेदार है उनके पूंजी खाते में, शेष साझेदार के पूंजी खाते में, उनके निष्पादक के खाते में या फिर सरकारी राजस्व खाते में। तो इसे कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे हम, तो इसे जो ट्रांसफर किया जाता है, जो भी साझेदार का एग्जीक्यूटर होता है उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। का एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि आगे जो भी उससे रिलेटेड चीजों को एग्जीक्यूट करेगा उसमें ट्रांसफर की जाती है। एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मृतक साझेदार की देय राशि का भुगतान किया जाता है। द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर्स इज पेड टू हिज फादर, हिज वाइफ, हिज लीगल हेयर या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मृतक साझेदार है उसको जो देय राशि है उसका भुगतान किसे किया जाएगा। तो कौन व्यक्ति होता है जिसको उसका भुगतान किया जाता है, उसके पिता को, उसकी पत्नी को, उसके कानूनी उत्तराधिकारी को या फिर शेष साझेदारों को। तो किसको भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको समझाया ही कि जो एग्जीक्यूटर होता है वहां पर ट्रांसफर किया जाता है। तो जो देय राशि होगी कौन को किसको भुगतान किया जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि किसको भुगतान किया जाएगा। उसकी फादर होंगे, उसकी वाइफ होगी, या उसका कोई लीगल जो उत्तराधिकारी है, या फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विषम का चयन कीजिए। चूज द ऑड वन। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गेयरिंग रेशियो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विषम का चयन कीजिए, मतलब इसमें से क्या अलग है। कोई तीन एक जैसे हैं, एक कोई पॉइंट ऐसा है जो अलग है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खातों के बारे में या फिर जो रेशियो उससे रिलेटेड बताया गया है, तो कौन सा चीज अलग हो जाएगी इसमें से। तो यहाँ पर जो पुनर्मूल्यांकन खाता इन्होंने बताया है, यानी कि जब संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, साथ में जो एडजस्टमेंट किया जाता है गुडविल का। जब भी कोई पार्टनर की डेथ होती है तो वहां पर जो अकाउंट्स में चेंजेस किए जाते हैं, चीजें की जाती हैं, तो वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी किया जाता है, गेनिंग की रेशियो भी देखा जाता है। तो यहाँ पर संपत्ति की वसूली, रियलाइजेशन ऑफ एसेट जो है वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें ही आ जाएगा। तो यहाँ पर यही अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अचल पूंजी के मामले में पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष को हस्तांतरित किया जाता है। बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर फिक्स कैपिटल यानी कि फिक्स कैपिटल है, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका जो बैलेंस निकल करके शेष आ रहा है उसे कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं हम। साझेदारी पूंजी खाते में, चालू खातों में, लाभ और हानि में या फिर वसूली खाते में। तो उसका शेष को कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो अगर ये दो मेथड होते हैं आपको पता ही है, तो यहाँ पर अगर दूसरा मेथड है तो यहाँ पर हम उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जो साझेदारों के चालू खाते होते हैं, पार्टनर का करंट अकाउंट होता है, हम उसमें इसको ट्रांसफर करते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। साझेदार की मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में उसके हिस्से को हस्तांतरित किया जाता है। On the death of a partner, his share in the profit of the firm till the date of his death is transferred to the।
डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट या फिर क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साझेदार की मृत्यु होने पर, साझेदार उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु की तिथि तक जो फर्म के लाभ है, यानी कि जिस दिन उसकी डेथ हुई थी उस दिन तक फर्म के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उन सब में उसका जो हिस्सा, उसका जो शेयर आ रहा है उसको हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो उसमें कहाँ पर उसे हम ट्रांसफर करते हैं, लाभ और हानि खाते के डेबिट में या फिर लाभ हानि खाते क्रेडिट में, लाभ और हानि रहस्य खाते सस्पेंस अकाउंट यानी कि जो उसका सस्पेंस अकाउंट खुला है तो उसके खाते में डेबिट किया जाएगा, लाभ और हानि के सस्पेंस खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो बेसिकली आपका प्रॉफिट एंड लॉस में तो डेबिट क्रेडिट है या तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट में है, तो वहां पर उसके जो प्रॉफिट होता है उसे हम डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साझेदार की मृत्यु की स्थिति में सामान्य आरक्षित राशि को साझेदार के पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। In the event of death of a partner, the amount of journal reserve is transferred to the partner's capital account. New profit sharing ratio, old profit sharing ratio, capital ratios, none of these. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी साझेदार की जब मृत्यु हो जाती है तो वहां पर जो जनरल रिजर्व है उसमें जनरल रिजर्व में जो भी अमाउंट रहता है उसको साझेदार के जो पूंजी खाते में हम स्थानांतरित करते हैं, तो वहां पर किस अनुपात में, किस रेशियो में से हम ट्रांसफर करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो उसे हम जो भी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसी रेशियो में ही ट्रांसफर करते हैं। इस आगे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं या बनते हैं एग्जाम में आगे भी कि जब भी उनका प्रॉफिट एंड लॉस होता है या फिर जो है गुडविल है उसको किस अनुपात में ट्रांसफर किया जाता है, जो शेष साझेदार हैं या फिर जो करेंट में साझेदार हैं उनमें। तो इन सारे क्वेश्चन को जो प्रीवियस में भी मैंने कराए हैं अलग अलग समझ लीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो एक आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उसकी मृत्यु की स्थिति में, यानी जब उसकी डेथ होती है तो उस टाइम पर जितने पार्टनर्स होते हैं उन सबका जो रेशियो होता है उसी रेशियो में ही ट्रांसफर किया जाएगा। और उसकी डेथ के बाद क्योंकि एक पार्टनर आपका कम हो जा रहा है तो वहां पर एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है, पुनर्गठित किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो भी आपकी पार्टनरशिप होती है उसके बाद एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल करके आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा की राशि को किस अनुपात में बांटा जाएगा। On the death of a partner, the amount of joint life policy should be created in what ratio? All the partners, including the deceased partners, in their profit sharing ratio, the remaining partner in the new profit sharing ratio, only the deceased partners, not the remaining partners capital account, neither the deceased partner nor the remaining partners capital account। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि साझेदार की मृत्यु होने पर जो कंबाइंड या जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है उसे किस अनुपात में बांटेंगे। बस साझेदार सहित सभी साझेदार अपने लाभ बंटवारे के अनुपात में, शेष साझेदारों को नए लाभ बंटवारे अनुपात में, केवल मैं साझेदार को न कि शेष साझेदार के पूंजी खाते में, ना तो मैं साझेदार और ना ही शेष साझेदारों के पूंजी खाते में। तो जो ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर इस दशा में जितने भी साझेदार होते हैं मैं साझेदार के सहित, यानी कि जो उसकी डेथ हुई उसको मिला करके सभी साझेदार अपने लाभ बंटवारे के अनुपात में ही उस राशि को बांटते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये वो साझेदार जिसकी डेथ हुई है प्लस जो और भी रिमेनिंग जो पार्टनर्स होते हैं सबको मिला करके उसकी राशि जो होती है सब में बांटी जाती है, किस अनुपात में, उसके लाभ बंटवारे यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुपात में। तो एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदार की मृत्यु के संदर्भ में अगर उसके द्वारा किए गए दावों को वर्तमान साझेदार द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है तो इस स्थिति में उस निष्पादक को उसके हिस्से की प्राप्ति किस रूप में होगी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, if his claim is not settled by the continuing partners, his executor is entitled to interest at 6% per annum on the amount due to his executor, a share of profits proportionate to the amount due to him, his executor, either of the above two at his option या फिर none of the above। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि साझेदार की मृत्यु के संदर्भ में अगर उसके द्वारा किए गए दावों को, यानी कि जो उसके दावे, उसके क्लेम्स होते हैं उनको वर्तमान जो साझेदार अब जो बचे हुए हैं वो स्वीकृत नहीं कर रहे, एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, तो इस स्थिति में जो उसका निष्पादक, उसका एग्जीक्यूटर होता है, उसका उत्तराधिकारी होता है, उसके हिस्से की प्राप्ति किस रूप में होगी, किस रूप में उसके हिस्से, यानी कि उसको किस रूप में जो है हिस्सा दिया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके निष्पादक को देय राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलेगा
उसके उसकी निष्पादक के कारण राशि के अनुपात में लाभ का एक हिस्सा और दोनों में से कोई भी उसके विकल्प पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? तो यहाँ पर जो भी उसका एग्जीक्यूटर होता है, अ शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट ड्यू टू हिम हिज एग्जीक्यूटर। एक तरह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उसका निष्पादक होगा, वो निष्पादन के कारण राशि के अनुपात में लाभ का एक हिस्सा प्राप्त करेगा। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साझेदार सेवानिवृत्ति या सेवा की या मृत्यु की सेवानिवृत्ति मृत्यु होने पर उसके हिस्से की राशि खाते में जमा होती है। और रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू ऑल द पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग या फिर डिसीज पार्टनर्स ओनली, नन ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई साझेदार जब वो रिटायर हो रहा है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके हिस्से में जो राशि आती है, यानी गुडविल की राशि, यहाँ पर ख्याति की राशि की बात हो रही है, ख्याति की राशि आती है, तो लिख लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। ख्याति की राशि जो होती है उसकी खातों में, किसके खातों में जमा की जाएगी? सभी साझेदारों के या फिर शेष साझेदार के, केवल सेवानिवृत्त या फिर नए साझेदार के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो उसकी राशि जो होती है ख्याति की, वो सिर्फ जो होता है केवल सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड या फिर डिसीज पार्टनर जो होता है उसी के अकाउंट में ही क्रेडिट की जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो रिटायर हो रहा है या जो डिसीज पार्टनर है उसका जो शेयर होता है, वो शेयर गुडविल का, वो कहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा? यहाँ सारी ओवरऑल या फिर टोटल गुडविल की बात नहीं हो रही, यहाँ से बात हो रही है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है फिर जो डिसीज पार्टनर है उसकी गुडविल की जो हिस्सा है, उसकी खाते का जो हिस्सा है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा? तो वो उसी के ही अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदार की मृत्यु की स्थिति में संचित लाभ और हानि को साझेदार साझा करते हैं। इन द इवेंट ऑफ ए डेथ ऑफ ए पार्टनर, accumulated profits and losses are shared by partners in old profit sharing ratio, in new profit sharing ratio, in the gaining ratio, in the sacrificing ratio। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? साझेदार की मृत्यु की स्थिति में जो संचित लाभ और हानि है उसको साझेदार साझा करते हैं किस अनुपात में? यानी कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है उसको जो पार्टनर्स होते हैं वो किस अनुपात में, किस रेशियो में एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें ही उसको वो साझा करते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश, राजू और नमन 4:5:3 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार थे। नमन की मृत्यु हो गई और शेष साझेदारों ने 7:8 के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय लिया है। लाभ अनुपात होगा, Harish, Raju and Naman were partners sharing profit in the ratio of 4:5:3. Naman died and remaining partners decided to share profits in the ratio of 7:8. The gaining ratio will be 8:7, 4:5, 1:1 या फिर 2:1। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पार्टनर हैं, हरीश, राजू और नमन, और ये उनका शेयर बताया है कि इस अनुपात में बांटते हैं वो लाभ हानि को। आप कह रहे हैं कि जो नमन था उसकी डेथ हो गई तो शेष साझेदारों ने 7:8 के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय लिया। तो अब उनका गेनिंग रेशियो क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। यानी कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हमको पता है, हमको क्या करना है, बस हमें न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को लेस कर देना है, हमको गेनिंग रेशियो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो पुराना हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसको लिख लेंगे। यहाँ पर एस से हरीश हो गया, आर से राजू और एन से नमन हो जाएगा। तो इनका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:5:3 वो लिख लिया। जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हरीश का और राजू का, क्योंकि नमन ने क्या था, नमन ने नमन की डेथ हो गई थी, तो यहाँ पर एच और आर का कितना अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो में से हम ओल्ड रेशियो को लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर एच का जो नया रेशियो है 7:8 हो जाएगा, तो 7/15 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो इनका पुराना रेशियो था 4/12, तो कितना आ जाएगा 8/7। कैसे आया है प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को, तो वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इसे सॉल्व कैसे करना है अगर आपको नहीं आता। और आज राजू का गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनका पुराना रेशियो था नया रेशियो था 8/15, इसमें से हम लेस कर देंगे इनका ओल्ड रेशियो 5/12, कितना आ जाएगा 7/7। तो यहाँ पर नया जो इनका गेनिंग रेशियो निकल करके आएगा, गेनिंग रेशियो ऑफ हरीश एंड राजू 8:7, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो सॉल्व करने पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदारी सल्लेख में देय राशि पर भुगतान की जाने वाली ब्याज दर पर कोई खंड नहीं है या मृत सरदार के वारसों का बकाया राशि पर किस दर पर ब्याज देय होगा। The partnership deed doesn't have a clause on rate of interest to be paid on amount due to heirs of deceased partner. At what rate of interest on the outstanding amount shall be payable? At the rate at which the bank grant loan, at the rate of interest provided in the Partnership Act 1932, at the rate of interest demanded by the heirs of the deceased partner 8% per annum. तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सरदारी सल्लेख में यानी कि पार्टनरशिप डीड डज नॉट हैव ए कॉस्ट, यानी कि पार्टनरशिप डीड जो थी, जो भी सरदारी सल्लेख था, उसमें कोई भी कॉस्ट इस तरह का नहीं दे रखा था। ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अमाउंट ड्यू टू हेयर, कि जो अमाउंट पे किया जा रहा है, इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अमाउंट ड्यू टू हेयर, यानी कि जो उत्तराधिकारी जो है उनके ऊपर दे जो अमाउंट है या जो भी बकाया राशि है उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा, एट वाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो किस उस पर लगाया जाएगा। तो यहाँ पर इसके अनुसार हम ये डिसाइड करेंगे कि कितने का अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट का रेट क्या होना चाहिए। मीन्स कहने का है कि जो राशि देय थी, अब जो डिसीज पार्टनर था उसको देनी थी, लेकिन अब वो नहीं है, तो वहाँ पर उसका जो उत्तराधिकारी हो जाता है, तो उस पर जो ब्याज लगेगा वो किस राशि पर लगेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, सरदारी सल्लेख नहीं है, तो कुछ भी आपस में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो किस अनुपात में या किस रेशियो पे लगेगा, तो किस इंटरेस्ट रेट पर लगेगा, जिस दर पर बैंक ऋण देते हैं सरदारी अधिनियम 1932 में प्रदान की गई ब्याज दर पर, मैं सरदार के उत्तराधिकारियों द्वारा मांग की गई ब्याज दर पर, या फिर 8% प्रतिवर्ष। तो वो लगता है आपका जो भी सरदारी अधिनियम 1932 है उसमें जो भी दर दे रखी होगी उस रेट पर लगाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ सारी वीडियोस में ही, तो उसको भी सॉल्व करते जाइएगा कि अगर न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है तो वहाँ पर भी आपको आंसर आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सरदारी फर्म का विघटन, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा आपका, जो नेक्स्ट चैप्टर भी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।